अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माज शकील एंड यू आर वाचिंग माय चैनल द नरीम ट्री। वही नैन मेट्रिक का हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जो कि हम उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरा एक प्रीवियसली एक लेक्चर अपलोड हो चुका था जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स डिस्कस किया था कि फिज़िक्स में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ होती है, जो कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती है, उसको मैंने डिस्कस किया था। पहले आप वो वीडियो देख लें, फिर आप आगे कंटिन्यू करें ताकि इसमें आपको डिफ़िकल्टीज़ फेस ना हो। अच्छा, आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। 4 में एक टॉपिक है दैट इज़ मोशन, लॉज ऑफ मोशंस, कि भाई मोशन के क्या क्या लॉज होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये बताते चलूँ मैं आपको कि ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो काइनेटिक्स से रिलेटेड है। काइनेटिक्स मतलब फोर्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो हम जो है वो लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे फोर्स के अंडर। मतलब जाहिर सी बात है, लॉज ऑफ मोशन 3 ही लॉज हैं जो कि न्यूटन ने दिए थे, दैट इज़ फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, और तीनों लॉज में फोर्स का ही इन्वॉल्वमेंट है। तो हम जो है वो पहले फोर्स को डिस्कस कर लेते हैं। फोर्स क्या होती है? फोर्स एक एजेंट होता है जो किसी भी बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाता है। पहली डेफिनेशन क्या हो गई? फोर्स इज एजेंट विच टेंड्स टू मूव दी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। सेकंड हम भी कह सकते हैं कि फोर्स एक एजेंट होता है जो किसी भी बॉडी की साइज़ को और शेप को चेंज करता है, लाइक डिफॉर्म। अगर मैं किसी भी पेन, दिस इज़ अ पेन, व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन इट एट सम पॉइंट इट विल सम फ्रैक्चर हेयर, ये क्या हो जाएगा? फ्रैक्चर हो जाएगा, या फिर अपनी बॉडी अपनी शेप को ही चेंज कर देगा। तो ये भी है कि चलिए फोर्स ही होता है, सही है। तो फोर्स के अंडर हम 3 लॉज पढ़ेंगे, दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन। तो पहले हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग फिजिक्स में एक अजम्पशन आपको बता दूं कि एक अजम्पशन होता है जिसको हमें जहन में रखना होता है। वो अजम्पशन क्या है कि हम जो है वो अजम्पशन कर रहे होते हैं कि एयर फ्रिक्शन इज़ नेग्लिजिबल। एयर फ्रिक्शन इज़ नेग्लिजिबल मतलब एयर की कोई रुकावट नहीं है किसी भी मोशन के अंदर। दूसरी चीज़ हम बोलते हैं कि इन्वायरमेंट, नो इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट का कोई इफेक्ट उस बॉडी पे नहीं पड़ रहा, नो इन्वायरमेंटल इफेक्ट, सही है। तो ये कुछ एजम्पशंस हैं जो कि हम समझ लो कि एक हम आइडियल कंडीशन ले रहे हैं कि आइडियल कंडीशन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक्चुअली एयर फ्रिक्शन नहीं होता, इन्वायरमेंट का अमल दखल नहीं होता, और रोड फ्रिक्शन नहीं होता, ये सब फ्रिक्शंस नहीं होती हैं। तो हम एक्चुअली आइडियली हम बात कर रहे हैं ताकि फिजिक्स को हम थोड़ी सी ईजिली वे में पढ़ सकें, वरना अगर ये चीज़ का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा फिजिक्स को जो है एनालाइज करना। दैट्स वाई हम कुछ अजम्पशन करते हैं और उस अजम्पशन के बेस पे हम जो है वो लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्या कहता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूस इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अंटिल इट इज़ एक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो ता क़यामत रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर है तो वो ता क़यामत मोशन में ही रहेगी, जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें उसको चलाने के लिए या रोकने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ मैं यहाँ पे एक मार्कर रख दूँ, तो अगर मैं इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा तो ये ता क़यामत इसी पोजीशन पर रहेगा। सही, तो बस समझ में आ रही है बात कि हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। तो अगर फोर्स नहीं लगा रहे, अच्छा हम एयर फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा, हवा इस पर पड़ रही है, उस पर मूव हो रहा है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, इन्वायरमेंट का इफेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं एक आइडियल कंडीशन ले रहा हूँ। तो आइडियल कंडीशन के अंदर अगर ये मार्कर यहाँ रखा हुआ है तो ये यहीं रहेगा जब तक कि मैं फोर्स अप्लाई ना करूँ। तो ये बात सही हो रही है। लेकिन दूसरी चीज़ वो कह रहा है कि दो के पहलू हैं। पहले पहलू ये है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है तो वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि मैं इस पर फोर्स अप्लाई ना करूँ, दैट इज़ एग्जांपल आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू। सेकंड पहलू उसका ये है कि कोई बॉडी अगर मोशन के अंदर है तो वह ता क़यामत मोशन के अंदर ही रहेगी जब तक कि इस पर मैं कोई फोर्स अप्लाई ना करूँ उसको रोकने के लिए। अच्छा, इस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है किसी स्टूडेंट को। लेट सपोज मैं बाईसाइकिल बैठा हुआ हूँ एंड मैंने एक पैडल लगाया एंड देन स्टार्ट्स मूविंग। अब वो क्या हो रहा है? मोशन के अंदर आ चुका है। अब मैं उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा उसको रोकने के लिए, बट एट सम पॉइंट वो आके रुक जाएगा। अब ये मसला ये आ रहा है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ने कहा था कि जब तक ये बॉडी मूव हो रही है उस वक्त तक नहीं रुक सकती जब तक कि मैं ब्रेक या कोई फोर्स अप्लाई ना करूं, लेकिन वो रुक जाती है विदाउट अप्लाइंग अ ब्रेक और विदाउट अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स। उसकी वजह ये होती है कि उसमें कोई ना कोई फ्रिक्शन होती है, रोड में कोई ना कोई फ्रिक्शन होती है। तो फ्रिक्शन की वजह से वो एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें बॉडी रुक जाती है। अगर वो फ्रिक्शन नहीं होती, अगर वो अजम्पशन जो हमने किया है वो उस पर एक्ट कर रहा होता, तो होता क्या? अजम्पशन जो हमने लिया है उस पर होता, मतलब एयर फ्रिक्शन ना होती, इन्वायरमेंट इफेक्ट ना होता, रोड फ्रिक्शन ना होती, तो उस वक्त क्या होता है? बॉडी कंटिन्यूसली मूव होती रहती जब तक कि हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करें।
ठीक है, तो दोनों चीज़ें करेक्ट हैं। वो अलग बात है कि हम कोई ना कोई अजम्पशन ले रहे होते हैं, तो अजम्पशन की वजह से वो चीज़ ज़्यादा ईजी वे में समझ में आ रही है। तो आप अपनी डेली लाइफ पे ना फोकस करें, आप ये फोकस करें कि भाई फ्रिक्शन नहीं है, एयर फ्रिक्शन नहीं है, एनवायरमेंटल इफेक्ट नहीं है, रोड फ्रिक्शन नहीं है। उस वक्त अगर बॉडी का मूव हो रही है तो उस वक्त तक वो मूव होती रहेगी जब तक इस पर कोई फोर्स अप्लाई ना करूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पे यूज़ हुआ है लॉ ऑफ इनर्शिया, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? अच्छा, पहले समझ लेना इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया क्या होता है? लेट्स सपोज मैं एक गाड़ी के अंदर हूँ या बस के अंदर हूँ और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। बस भी मूव हो रही है और बस की स्पीड से मैं भी मूव हो रहा हूँ, दोनों की स्पीड क्या है? सेम है, ठीक है, दोनों की स्पीड क्या है? सेम है। अगर मैं बस जो है अगर वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव हो रही है तो मैं भी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव हो रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ड्राइवर क्या करता है? ड्राइवर अब ब्रेक लगा रहा है, गाड़ी ड्राइवर जो है, ड्राइवर जो क्या कर रहा है, वो बस को रोक रहा है। ड्राइवर मुझे नहीं रोक रहा, ड्राइवर बस को रोक रहा है। बस रुकेगी, मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, ये चीज़ समझ में आ रही है? मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा। मैं आगे क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि मैं तो 24-5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव हो रहा था, वो सही है। बट जैसे ही बस रुकी है, बस ने अपनी स्पीड कम की है, मैंने अपनी स्पीड कम नहीं की, दैट्स वाई मैं अपनी उसी स्पीड से आगे जा रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं कोई भी चीज़ पकड़ूँ ना अपने अपने स्टेबिलिटी के लिए, तो क्या हो जाएगा? मैं आगे जाता जाऊँगा। बट मैं अगर कोई भी चीज़ कोई भी हैंडल से पकड़ लूँ तो मैं रुक जाऊँगा। तो क्या किया मैंने भी अपनी स्पीड को स्टेबल की, ठीक है। अच्छा, ड्राइवर, एक और बात, ड्राइवर जो है वो बस को रोक रहा है, मुझे नहीं रोक रहा। ड्राइवर रोक रहा है बस को, बस की स्पीड कम हुई, मेरी स्पीड कम नहीं हुई, मैं उसी स्पीड से मूव हो रहा था तो मैं आगे चला गया। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। सही है, ये हम अक्सर देखते हैं कि अगर हम गाड़ी बाइक पे बैठे हुए होते हैं, हम ब्रेक लगाएं तो ब्रेक थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। रोकी हमने गाड़ी बाइक को है, हमने खुद को नहीं रोका, तो हम थोड़ा सा आगे जाते हैं क्योंकि हम अपनी स्पीड से ही मूव हो रहे हैं, हम रुके नहीं हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया को कह रहे हैं कि लॉ, इसमें लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है, लॉ क्या कहता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यू इट्स मोशन अंटिल इट इज स्टॉप्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। कोई बॉडी मूव होती रहेगी जब तक इस पर फोर्स अप्लाई ना करूँ। इस पॉइंट पे जब बस के अंदर बैठे हुए हैं तो बस भी मूव हो रही है, मैं भी मूव हो रहा हूँ, ठीक है। बस की भी कोई ना कोई स्पीड है, मेरी भी कोई ना कोई स्पीड है। बस को मैंने फोर्स लगा रोक लिया, बस तो रुक गई, लेकिन मैं नहीं रुका। मेरे लॉ अप्लाई हो रहा है इस पर कि मैं अभी उसी स्पीड से मूव हो रहा हूँ जितनी स्पीड से पहले मूव हो रहा था, लेकिन जब मैंने हैंडल पकड़ा तो मेरी स्पीड भी क्या हो गई? स्टेबल हो गई, मैं भी कम हो गया। तो दिस इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो एग्जाम्पल से समझा दिया मैंने। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ मूव टू दी सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ क्या कहता है? When we apply a force on a body, the acceleration is produced in the direction of a force which is directly proportional to the magnitude of force and inversely proportional to the mass of an object. वो कह रहा है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास होगा, सही है। अब मैंने क्या किया? मैंने इस ऑब्जेक्ट पे लगाया फोर्स। जब मैं फोर्स लगाऊंगा किसी ऑब्जेक्ट पे तो न्यूटन सेकंड लॉ कह रहा है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी एक्सीलरेशन भी उसी डायरेक्शन में पैदा होगी, सही है। मैंने लगाया फोर्स यहाँ पे, जाहिर सी बात है हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जहाँ फोर्स लगाते हैं मोशन भी वहीं पे होती है। ऐसा नहीं होता कि हम फोर्स लगा रहे हैं मोशन बैकवर्ड हो रही है, ऐसा नहीं होता। जहाँ फोर्स लगाते हैं मोशन भी वहीं पैदा होती है। तो वही कह रहा है बात कि जहाँ हम फोर्स लगाएंगे मोशन भी उसी डायरेक्शन में पैदा होगी, और जो एक्सीलरेशन पैदा हो रही है वो एक्सीलरेशन पैदा हो रही है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के मैग्नीट्यूड के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का शायद कॉन्सेप्ट आपको ना हो, आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब वही होता है कि डायरेक्टली रिलेशन इसको कहते हैं कि अगर कोई एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। जैसे यहाँ बोल रहा है कि फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है जितनी फोर्स बढ़ाऊंगा एक्सेलरेशन भी उतनी ही पैदा होगी। दैट इज मीन कि एक्सेलरेशन जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी एक्सेलरेशन होगी उतनी फोर्स होगी। दैट इज मीन डायरेक्ट रिलेशन। तो वही चीज़ है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली रिलेशन होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के, जितनी एक्सेलरेशन उतनी एक्सेलरेशन पैदा होगी जितनी फोर्स होगी। अच्छा, इन्वर्सली मतलब होता है कि एक चीज़ अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि जितनी बड़ी बॉडी होती है उतनी ही कम एक्सेलरेशन पैदा होती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, बाइक को मैं अगर फोर्स लगा रहा हूं, अगर मैं सेम फोर्स लगा रहा हूं तो लेट सपोज अगर 4 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव हो रही है, तो ट्रक जो है वो उससे कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि ट्रक का मास ज़्यादा है, तो अगर मास बढ़ता है तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अच्छा, एक्सेलरेशन का ताल्लुक स्पीड से होती है, स्पीड बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर कोई हैवी बॉडी है तो उसको मूव करवाना मुश्किल हो जाता है, मतलब स्पीड कम हो जाती है। जब स्पीड कम होती है तो एक्सेलरेशन भी कम हो जाती है। तो दैट्स वाई जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी फोर्स होगी उतनी ही एक्सेलरेशन पैदा होगी। और एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास के, मतलब जितनी ज़्यादा मास होगा उतनी ही कम एक्सेलरेशन होगी। अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दूं, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, कंबाइनिंग ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एफ अपॉन एम। जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो इज इक्वल टू लगता है और उसके साथ एक कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट एफ अपॉन एम। सही है, याद रखिएगा हमेशा। कभी भी जब डेरिवेशन करेंगे, जब भी आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो उसको हटाने से एक इक्वल टू लगता है और फिर कांस्टेंट लगता है, ठीक है। मैं मान लेता हूं कि कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 1 है, कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 1 है। तो क्या हो जाएगा? a इज इक्वल टू 1 एफ अपॉन एम, ये हो जाएगा एफ अपॉन एम, एम को मान ले जाओगे तो फोर्स कितना आ गया? एफ इज इक्वल टू एम ए। बहुत आपने देखा होगा ये इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, दैट इज कॉल्ड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। एक और डिफाइन कर देता हूँ, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन in the direction of force which is directly proportional to the magnitude of force and inversely proportional to the mass of object। मतलब फोर्स, जितनी फोर्स होगी उतनी एक्सेलरेशन होगी और जितना बड़ा मास होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी। तो से मैंने एक इक्वेशन ड्राइव कर दी, F इज इक्वल टू एम है, ठीक है। और फोर्स का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन लिखते हैं। जाहिर सी बात है ये जो इतना बड़ा काम है वो न्यूटन ने किया है, तो इट इज़ बेटर कि हम इसको न्यूटन के नाम से पहचानें। दैट्स वाई फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। दैट्स वाई न्यूटन ने ही पहली मरतबा फोर्स को डिफाइन किया था और लॉज बताया था कि भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये तो हमें पता है कि फोर्स लगाते हैं तो मोशन भी इसी डायरेक्शन में होती है, लेकिन उसको मैथमेटिकल वे में लेके आना ये बहुत बड़ा कारनामा है न्यूटन का। तो उसने क्या किया? मैथमेटिकल वे में लेके आया, उसने एक फॉर्मूला ड्राइव किया, F इज इक्वल टू एम है, जो कि बहुत ही मशहूर फॉर्मूला है। नाउ मूव टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। द लास्ट मोशन दैट इज द लास्ट लॉ ऑफ मोशन दैट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये कहता है एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपके पास जो है वो 3 अहम वर्ड्स हैं, एक्शन और अपोजिट रिएक्शन और इक्वल, 3 अहम वर्ड है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका उर्दू ट्रांसलेट करूँ तो एक मशहूर कहावत है कि हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। सुना नहीं ये सब चीज़ें कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, टिट फॉर टैट, और हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ भी वैसा होगा, सही है। इसी का एक फिजिकल टर्म है, फिजिकल लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जो हर एक्शन का कोई एक रद्द-ए-अमल होता है, हर एक्शन का कोई ना कोई अमल होता है, लेकिन वो इक्वल होता है और अपोजिट होता है। मतलब ये समझ लें आप कि अगर आप कोई एक्शन करते हो, सही है, उस एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होगा आपके ऊपर जो कि इक्वल होगा जो आपने किया था। दैट इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, आप ये मत समझ लीजिएगा कि भाई ये बहुत एक कहावत नहीं है, ये एक फिजिकल टर्म है जिसको हम समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ टेबल, ये टेबल है और इस टेबल पे बुक रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज बुक, बोलो ये बुक है, एंड दिस इज टेबल, ठीक है। अच्छा, जब बुक प्लेस करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे तो बुक का सारा वेट उस टेबल पे आ जाता है। तो जो बुक का वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, दैट इज अ वेट ऑफ अ बुक, दैट इज अ वेट ऑफ अ बुक, ठीक है, ये वेट है। अच्छा, इस वेट को जो है वो कैंसिल करने के लिए टेबल भी अपना एक फोर्स लगाता है। जाहिर सी बात है, ताली दोनों हाथ से बचती है, एक तरफ से अगर फोर्स लगाओगे तो अगर दूसरी तरफ से फोर्स ना लग रही हो तो वो चीज़ स्टेबल नहीं रहती, सही है। जैसे मैं दरवाजे को मैं एक तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ तो वो मूव कर जाएगा, लेकिन अगर दरवाजे को मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, उसकी इस तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, तो वो दरवाज़ा स्टेबल रहेगा अगर इक्वल फोर्स लग रही है। तो वही चीज़ है कि अगर बुक प्लेस है
जो बुक का वेट है, अगर वही सेम फोर्स टेबल लगाए बुक के ऊपर तो जो बुक है वो स्टेबल रहती है। तो एक टेबल भी अपनी एक फोर्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड आर, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। और ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब वेट लग रहा है यूं और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है यूं, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होती तो बुक यहाँ पे स्टेबल नहीं रह पाता। लेट्स सपोज अगर बुक का वेट ज़्यादा हो जाता तो बुक नीचे आ जाती, अगर बुक का वेट एज कम्पेयर टू नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाता तो बुक ऊपर चले जाती, मतलब स्टेबल नहीं रहती। तो यही हम फिजिक्स, एक्चुअली हम हर पॉइंट पे फिजिक्स अप्लाई कर रहे होते हैं। हम किसी चेयर पे बैठते हैं, लेकिन हम बैठ तो जाते हैं, लेकिन हम उस पर फील नहीं कर रहे कि हम बैठ कैसे गए हैं, मतलब किस तरह यहाँ पे रिएक्शंस हो रहे हैं। तो जो आप बैठे हो तो आपने कोई ना कोई फोर्स लगाया उस चेयर के ऊपर, और चेयर ने आपके फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए एक और फोर्स लगाई नीचे से, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, और इक्वल फोर्स लगाई, दैट्स वाई बुक जो है स्टेबल रह जाता है। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल दे दूँ, मेरे पास एक लेट्स सपोज गेट है, सही है, गेट से यहाँ फोर्स लग रही है और एक यहाँ फोर्स लग रही है। जैसे दिस इज अ डोर, सही है, यहाँ मैं फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन की, यही फोर्स मैं लगा रहा हूँ 5 न्यूटन की इधर ही, सही है। याद रहे दोनों फोर्सेस इक्वल हैं बट अपोजिट डायरेक्शन है। तो क्या होगा, ये जो चेयर है वो अपनी जगह पे सॉरी, ये जो डोर है वो अपनी जगह पे रहेगा, ना ही डोर यहाँ पे आएगा ना ही डोर यहाँ पे आएगा, इक्वल फोर्स लग रही है। अच्छा, एक गेम होता है रोप वाला, जो गेम होता है कि रोप के एक तरफ हम एक टीम होती है वो खींच रही होती है और दूसरी तरफ एक टीम होती है वो खींच रही होती है। अगर वो दोनों फोर्स इक्वल हैं तो ना ही रस्सी इस तरफ जाएगी ना ही इस तरफ जाएगी, इक्वल रहेगी। दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ने कहा था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि जैसा करोगे आपके साथ वैसे ही होगा, लेकिन होगा वैसा ही, लेकिन इक्वल होगा और अपोजिट होगा। दैट इज कॉल्ड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि मैंने एक बुक के एग्जाम में समझाया मैंने आपको। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि लिफ्ट होती है, लिफ्ट की एक लिमिट होती है कि लिफ्ट पे 4 से 5 बंदे एक टाइम में आ सकते हैं। इसका मतलब है कि जो लिफ्ट का जो नॉर्मल रिएक्शन है उसकी एक लिमिट होती है कि भाई वो एक हद तक फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। ऐसा ना हो कि भाई इसकी लिमिट जो है वो 10 किलोग्राम थी और आप 50 किलोग्राम आ गए, तो उस पर क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है अप्लाई नहीं हो पाता। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तब अप्लाई होगा जब उसकी टेबल की या उस लिफ्ट की लिमिट एक्सीड ना हो रही हो, उस लिमिट के अंदर आ रहा हो। मतलब अगर उस टेबल की गुंजाइश है कि इस टेबल के अंदर सिर्फ 10 किलोग्राम तक ही या 15 किलोग्राम तक ही हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, तो इट इज़ गुड कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर रहा होता है। बट जैसे ही 30 किलोग्राम से ज़्यादा फोर्स लगता है तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, और क्या होता है एक्चुअली वेट बढ़ जाता है, किससे, नॉर्मल रिएक्शन से। उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी आ जाती नीचे। जब तक कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन बराबर है उस वक्त तक तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है। जैसे ही वेट बढ़ जाता है नॉर्मल रिएक्शन से, नॉर्मल रिएक्शन की एक लिमिट होती है, उस लिमिट से बढ़ जाता है, तो वैसे ही जो आपके पास बॉडी है या बुक है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, जो कि हम अमूमन अपने घर पे देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम हर पॉइंट पे फिजिक्स अप्लाई कर रहे होते हैं। हम बैठ रहे हैं फिजिक्स अप्लाई कर रहे हैं, हम चल रहे हैं फिजिक्स अप्लाई कर रहे हैं। चलें गाइस, आज तक मेरा लेक्चर इतना ही था। इस आज के लेक्चर में जो भी आपकी क्यूरीज़ हैं, जो भी ऐसे चीज़ है जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स लाजिम पूछिए, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज मैंने लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं टेंशन इन अ स्ट्रिंग को डिस्कस करूँगा, उसकी केसेस को पढ़ेंगे कि किस किस तरह टेंशन इन स्ट्रिंग एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तक के लिए मेरा लेक्चर इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी और आपको इस वीडियो में कुछ भी यूज़फुल लगा, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और प्लीज़ हम आपके लिए ही काम करते हैं, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि जो फ़ायदा आपको हासिल हो रहा है वो आपके दोस्तों को भी हासिल हो सके। ठीक है, तो अपना बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।